सच सच की तरह था, झूठ भी था झूठ की तरह। फिर भी मिलते जुलते थे दोनों के चेहरे। समझौता था परस्पर, थी गहरी समझदारी। राह निकाला करते थे एक दूसरे की मिलकर। सच की भी थी अपनी दुकानदारियां, मुनाफे थे झूठ के भी अपने। सच सच की तरह था। यह कविता है विजय बहादुर सिंह जी की। साहित्य तक के साप्ताहिक कार्यक्रम बातें मुलाकातें में मेरे यानी आपके साहित्यिक दोस्त जयप्रकाश पांडे के साथ आज मौजूद हैं हिंदी साहित्य के सृजनात्मक आलोचना के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नामों में शुमार डॉक्टर विजय बहादुर सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, विजय बहादुर सिंह जी का जन्म 16 फरवरी 1940 को उत्तर प्रदेश के जयमलपुर में हुआ था। आपने हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर और पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। आपने बतौर अध्यापक, प्राध्यापक, प्रोफेसर, शिक्षाविद, आलोचक, लेखक, कवि, चिंतक और आंदोलनवादी विचारक के रूप में भी एक सक्रिय भूमिका अदा की है। आपने समाज और साहित्य को अपनी भूमिका से समृद्ध किया है। आपकी पहचान हिंदी कविता और कवियों की सृजनात्मक उपलब्धियों के अलावा उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया, जनवादी कविताओं के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया, उन कवियों पर भी आपने बड़ी बड़ी गहरी दृष्टि डाली। आपके पढ़ाए हुए छात्र देश और दुनिया के तमाम विद्यालयों में अध्यापन कर रहे हैं या साहित्य के शोधार्थी हैं, साहित्य सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह की चर्चित कृतियों की अगर बात करें तो आपने आलोचक का स्वदेश, नंद दुलारे वाजपेयी की साहित्यिक जीवनी तो लिखी ही, बृहत्त्रयी नागार्जुन का रचना संचार, नागार्जुन संवाद, नागार्जुन अनभिजात का क्लासिक, कविता और संवेदना, उपन्यास समय और संवेदना, महादेवी के काव्य का नेपथ्य, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जातीय अस्मिता के प्रश्न और जयशंकर प्रसाद, वह मरड़ियारा सांप जैसी आलोचनात्मक कृतियों से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आपने काव्य मौसम की चिट्ठी, पृथ्वी का प्रेम गीत, पतझड़ की बांसुरी, अर्ध सत्य का संगीत, आपके लाए हुए दिन जैसी अनन्य कृतियां तो लिखी ही, 8 खंडों में भवानी प्रसाद मिश्र की रचनावली, 4 खंडों में दुष्यंत कुमार की रचनावली, 8 खंडों में नंद दुलारे वाजपेयी की रचनावली का निर्दोष और चर्चित संपादन किया। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, निर्दोष। निर्दोष मतलब कि कोई भी ऐसा क्षेत्र इन महान लेखकों का नहीं बचा था जिसको डॉक्टर सिंह ने अपने शोध से, अपने संचयन से छुआ ना हो। आपकी संपादित पुस्तक सामाजिक विमर्श के आईने में चाक, समकालीनों की नजर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन कवि और साक्षात्कार पुस्तक समकालीनों से संवाद का भी उल्लेख यहाँ जरूरी। इसी तरह से इसी साल मई में आपकी कविताओं का एक संकलन भावनाओं की आह नाम से किंडल पर दिखाई पड़ता है। खुद सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर छबिल कुमार मेहर ने अपर्याय विजय बहादुर सिंह और विजय बहादुर सिंह संचयिता का संपादन किया है। आपको कृतित्व के लिए रामविलास शर्मा सम्मान, लोक सम्मान, श्रेष्ठ कला आचार्य और कौमी एकता सम्मान के अलावा केंद्रीय हिंदी संस्थान का सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार भी मिल चुका है। मैं डॉक्टर सिंह के बारे में अगर बताऊं तो एक लंबी यात्रा रही है। इस उम्र तक हिंदी साहित्य का कोई बड़ा लेखक, कोई आलोचक, कोई ऐसा समाज सेवी, आंदोलनकारी, कलाविद, संस्कृतविद नहीं बचा होगा जिसके साथ के संस्मरण डॉक्टर सिंह के पास नहीं होंगे। पीछे की किताबें बता रही हैं कि डॉक्टर साहब ने कितना काम किया है,
लेकिन मैं और समय न लेते हुए सिंह साहब से उनके बचपन और उनके गांव की तरफ ले चलता हूं, ताकि हमारे दर्शकों को यह पता चले कि डॉक्टर विजय बहादुर सिंह को आज जो वे हमारे सामने मौजूद हैं वहां तक पहुंचने में किन चीजों ने सहायता की, किन स्थितियों ने सहायता की, किन परिस्थितियों ने सहायता की। सर, हमें जरा अपने बचपन और अपने गांव के बारे में बताएं। पांडे जी, आपने मुझे गांव की याद दिला करके मेरी बहुत सारी स्मृतियों को जगा दिया है। मेरा गांव अब भी शहर की तमाम तरह की जो विकृतियां हैं उनसे दूर है। यद्यप धीरे धीरे शहर उस पर असर डालने लगा है, लेकिन फिर भी चूंकि वो सड़क से दूर है, इसलिए अभी गांव के रूप में वो बचा हुआ है। खेत खलिहान, तालाब, बाग बगीचे और उठा बैठकी का जो जीवन था वहां का, वो सब तो अभी भी जिंदा है। मैंने गांव जाने का मन अब भी होता है और वहां रहने का मन भी होता है। अभी वहां लोगों के बोल व्यवहार बहुत ज्यादा बदले नहीं। दूसरी बात, गांव चूंकि मैं 11-12 साल लगातार रहा, तो मेरी जो संवेदनाएं हैं वो गांव में ही पनपी। ये अलग बात है कि गांव में ही मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी शुरू हुई और 5वीं तक जो प्राथमिक शिक्षा थी वो भी मैंने वहीं पूरी की। लेकिन उस वक्त तालाबों में, बगीचों में और दूसरे हरे भरे खेत के मैदानों में, चरागाहों में भी मैं आता जाता रहा, और इसलिए गांव एक प्रकार से मेरी संवेदना की मूल भूमि है। और मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे नागार्जुन हो, चाहे रेणु हो, चाहे रामविलास शर्मा खुद हो या निराला हो, हम सब लोगों का बहुत गहरा रिश्ता गांव से रहा है। और इसीलिए हमारी चेतना में एक संतुलन आपको दिखाई देता होगा कि ना हम अति प्राचीनता और अंध प्राचीनता के पुजारी हैं और ना अंध आधुनिकता के। ये जो संतुलन आप में प्राय दिखाई देता है हम गांव वालों के बीच में, उसका कारण यह है कि हमने महानगरों की संवेदनाएं भी देखी, जीने की कोशिश की, लेकिन हमारी जो मूल मानवीय संवेदना है, जिसको सामूहिक संवेदना आप कर सकते हैं, समूह के साथ जीना और मरना, वो सब हम लोगों को गांव से ही आया। अपने स्कूल और विद्यालय के बारे में बताएं। स्कूल तो मेरा गांव में जो था, जिस समय हम लोगों ने स्कूल में जाना शुरू किया, अब याद आता है कि उसी दिन से हमारा स्कूल भी खुला हमारे गांव में। तो इसलिए ये भी आप कह सकते हैं कि अपने गांव के जो स्कूल जो अब भी चल रहा है, प्राथमिक शाला, उसका मैं पहला विद्यार्थी रहा। हमारा पूरा बैच पहला विद्यार्थी के रूप में रहा और वहां पढ़ते पढ़ाते हमको साहित्य अच्छा लगता था, कविताएं अच्छी लगती थी। खेल कूद में उतनी रुचि मेरी नहीं थी, लेकिन जब मैं 5वीं पास करके, पिताजी चूंकि कलकत्ता में थे और मेरा आधा परिवार कलकत्ता में अब भी रहता है, तो मैं वहां के आर्य समाज द्वारा संचालित आर्य विद्यालय में जब पढ़ने गया, तो वहां एक दूसरा संसार मेरे सामने खुलने लगा, जो गांव देहात का तो नहीं था, लेकिन संस्कृति का, परंपरा का और ज्ञान और तर्क का वातावरण वहां था। तो वहां से मैंने वो सब चीजें सीखी। क्योंकि वो आर्य समाज का विद्यालय था, इसलिए आर्य समाज क्या करता रहा समाज में, वो भी मुझे वहां जानने और समझने और सीखने का मौका मिला। एक नैतिक बोध और गलत अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रवृत्ति, जागरूकता और समाज को, अब समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझने की जो जागरूकता है, वो मुझे उस विद्यालय ने दी। मैं आपको बताऊं, वहीं पास में जहां ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से कॉलेज था, उसी में मैं पढ़ता था, और उसी के बगल में मतवाला का दफ्तर हुआ करता था, जो तब तक समाप्त हो चुका था। लेकिन निराला जी की चर्चा हमारे कॉलेज के प्रोफेसर किया करते थे। बीए मैंने किया 1961 में और ऑनर्स किया 62 में हिंदी में, क्योंकि मेरा बीए में हिंदी नहीं था, तो ऑनर्स किया। और उसके बाद
उसी समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैंने एमए करना शुरू किया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस चीज का प्यासा हूं वो उसकी पूर्ति वहां नहीं होगी, तो इसलिए मैं वहां 1 साल एमए करने के बाद फिर छोड़ करके सागर आ गया, जो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की शरण में, जहाँ का विभाग उनके कारण बहुत पूरे देश में चर्चित था। क्योंकि आपको याद दिलाएं कि वहाँ बनारस से आचार्य हजारी साहब द्विवेदी सन 62 में चंडीगढ़ जा चुके थे, दिल्ली में डॉक्टर नगेन जी थे, इलाहाबाद में डॉक्टर राम कुमार जी वर्मा थे जो हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। लेकिन जो कि मेरी रुचि शुरू से आलोचना में थी, इसलिए मुझे लगा कि सागर जाना ही मेरे लिए सबसे ज्यादा लाभप्रद होगा, उपयोगी होगा। और मैं सागर गया और सागर में जाकर के वहां मैंने एमए किया। और उसके बाद फिर मैंने एमए करने के बाद वहीं से, चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की छात्रवृत्ति भी मुझे मिल गई थी अच्छे स्थान से उत्तीर्ण होने के कारण, तो इसलिए मुझे शोध वृत्ति भी मिली। और शोध वृत्ति पाने के बाद मैंने 2.5 साल में अपना पीएचडी सबमिट कर दिया, जो अभी आपने किताब का जिक्र किया बृहत्त्रयी छायावाद के कवि के नाम से, अभी वो किताब 3-4 संस्करण में जा रही है और लोग उसे अभी भी पढ़ रहे हैं। आजकल आप जानते हैं कि शोध खाली डिग्री पाने और नौकरी के लिए किया जाता है, लेकिन मेरी जो शोध वृत्ति है और शोध कृति है वो लगातार 4थे संस्करण में छप रही है और हर प्रकाशक उसे छापने के लिए लालायित रहता है। ये मेरी थोड़ी सी शिक्षा यात्रा रही है, लेकिन मेरी जिंदगी में 2 ऐसे कवि आए जिनका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। उनमें से, और शोध वृत्ति पाने के बाद मैंने 2.5 साल में अपना पीएचडी सबमिट कर दिया। इन दोनों का स्नेह और इनके परामर्श और इनके कार से जो ज्ञान था जो इसे वो देते रहते थे, उससे मुझे लाभ हुआ। इसलिए कई लोग ये बात करते हैं कि ये कैसे संभव हुआ आप जैसे आदमी के लिए कि एक तरफ नागार्जुन, दूसरी तरफ भवानी प्रसाद मिश्र, एक तरफ मार्क्सवाद, दूसरी तरफ गांधीवाद। तो इस पर कई लोग आश्चर्य भी करते हैं। और आपने भले ही मेरी किताबों में भवानी प्रसाद जी मिश्र का नाम केवल रचनावली के नाम पर किया हो याद, लेकिन मैंने भवानी प्रसाद जी मिश्र के मृत्यु के बाद उनका जो सारा काम है साक्षात्कार का, उनकी अन्य कविताओं का, कविताओं का, ये मैंने किया। और अभी भी नया नया काम मैंने किया उनके संस्मरणों को, उनके जीवन के संस्मरणों को लेकर के। वो भी अभी भी किताब आई है करीब 3-4 महीने पहले। तो मेरे जीवन में इन दोनों कवियों ने अपने अपने अनुभवों को बहुत ज्यादा बताया, मुझे अलग ढंग से शिक्षित करने की कोशिश की, जो मैं किताबों से आचार्य वाजपेयी के संपर्क में रहकर नहीं सीख पाया था। और कविता और जीवन का क्या संबंध है, साहित्य और जीवन का क्या संबंध है, और एक लेखक को कैसे जीना चाहिए, क्या चुनौतियां आती हैं उसके सामने और उनसे कैसे निपटना चाहिए, कैसे एक लेखक को अपनी तैयारी करना चाहिए, वो सब मैंने इन लोगों से, इन बुजुर्गों से सीखा और इन्होंने बताया भी। और इन दोनों का जो स्नेह मिला मुझे निरंतर, अगर किसी बाधा के, मैं आपसे कहूं कि कभी एक दूसरे की शिकायत भी करनी होती थी, दोनों एक दूसरे के माध्यम से, मेरे माध्यम से ये सब बातें किया करते थे। बाद में मुझे पता चला कि वर्धा में दोनों एक ही साथ हिंदी राष्ट्रभाषा प्रचार हिंदी के कार्यालय में काम करते थे और दोनों में एक अंतरंगता भी हुआ करती थी। और नागार्जुन जी भवानी प्रसाद जी मिश्र की पत्नी को सरला भाभी के नाम से ही पुकारा करते थे। ये मुझे बाद में पता लगा। दोनों एक दूसरे को चाहते भी थे और दोनों एक दूसरे से असहमत भी रहा करते थे। तो ये मेरे जीवन का एक टुकड़ा है। बाकी मेरे मित्रों में जो सलभ श्री राम सिंह, जो बहुत बड़े कवि थे, नवगीत के, फिर गजलों के, नज्मों के, और जिनकी चर्चा अब भी होती है, और दूसरे वेणुगोपाल, ये मेरी मित्र मंडली में थे। तो मैं इनके साथ भी उठता बैठता था। ये मेरी दुनिया थी जहां से मैंने साहित्य को उसके जीवंत रूप में समझा और जाना।
डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपने जो अभी बताया उसी से जुड़ा हुआ है। जो मैंने आपके बारे में अध्ययन किया, जो जानकारियां हासिल की, जो आपको पढ़ा है, आपकी किताबों को पढ़ा है, और हिंदी साहित्य जगत जिस रूप में आपको जानता है, वह है बहुत ही बड़े आलोचक। आपने खुद भी बताया कि आलोचना आपका प्रिय था, आप आलोचक बनना चाहते थे, इसलिए सागर आए। लेकिन आपने कविताएं भी बहुत अच्छी लिखी, और जो आपका संग साथ रहा है वो अधिकांश जो हिस्सा आपने बताया, भवानी प्रसाद मिश्र जी का आपने जिक्र किया, कवि नागार्जुन का जिक्र किया, ये दोनों काफी जाने माने बड़े कवि के रूप में स्थापित रहे हैं। तो आपके मन में जब आप इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं, तो ये क्यों नहीं सोचा आपने कि मैंने कविताएं भी लिखी, उपन्यास भी लिखा, तो मैं बतौर कथाकार या बतौर कवि स्थापित हूं? आलोचक के रूप में आपने अपनी भूमिका क्यों चुनी? नहीं, ऐसा पांडे जी, इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आलोचक भी हो जाऊंगा। और ईमानदारी की बात तो ये है कि जिन दिनों मैं रिसर्च कर रहा था, जब शुरू ही किया था, तभी से मैंने कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखने शुरू किए थे। किसने मुझे कहा, कैसे कहा, क्या कहा, इसका कोई प्लानिंग नहीं था। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो लोगों ने मुझे छापना शुरू किया, और उन छापने वालों में मैं आपको नाम लूं तो एक बहुत बड़ा नाम है, शिवदान सिंह चौहान जी ने मुझे छापा आलोचना के स्वातंत्रोत्तर विशेषांक में। और वो तब मैं रिसर्च कर ही रहा था। उसके बाद फिर बालकृष्ण राव, जो हिंदी के बहुत अच्छे कवि थे, इलाहाबाद वाले, जी। परिमल से जुड़े हुए, उन्होंने मेरा एक लेख छापा, आधुनिकता और हिंदी कविता, जिसको छबील कुमार मेहर ने उस किताब में लिया भी। तो इस तरह से लिखने मुझे लगा कि मेरा मन लगता है इसमें। लेकिन कविताएं तो मैं इंटर की कक्षाओं से लिखने लगा था, लेकिन कविताओं को लेकर उतना भरोसा इसलिए नहीं होता था कि कविताओं को लेकर कोई बहुत ज्यादा प्रशंसा मुझे मिली नहीं थी। फिर लहर में मैंने लगातार आलोचनाएं लिखी प्रकाश जैन के संपादन में, तो इसलिए मेरे आलोचक की पहचान ज्यादा हुई। ये अलग बात है कि पंडित भवानी प्रसाद मिश्र और नागार्जुन, ये दोनों कहा करते थे कि तुम हो तो कवि। इसलिए आपने जब मेरे परिचय में कहा कि सृजनात्मक आलोचना, तो उसका कारण सिर्फ यह है कि मेरी आलोचना नीरस नहीं होती, उसमें एक सरसता होती है। और शायद वो मेरे कवि होने के कारण ही, क्योंकि इलियट ने भी लिखा है कि कौन आलोचना समझ सकता है, कविता कौन समझ सकता है, वो जो केवल कवि हो। तो इसलिए माना जाता है कि अगर वो कवि हृदय नहीं होगा, अगर उसका मन सृजनात्मक नहीं होगा, तो आलोचक नहीं हो सकता। और अगर आलोचक होगा तो बहुत नीरस होगा। आपको याद दिलाएं कि शुक्ल जी भी कविता लिखते थे, वाजपेयी जी भी कविता लिखते थे, रामविलास जी तो तार सप्तक में है ही, नामवर जी भी कविता लिखते थे। इसलिए मुझे लगता है कि लिखे चाहे न लिखे, लेकिन कवि तो, आलोचक कवि तो होता है। और मेरे तो 9 संग्रह हैं, और उनमें से अधिकांश कविताएं मेरी बहुत पसंद की जाती हैं, पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं। समकालीन साहित्य, भारतीय साहित्य में छपा, वागर्त में छपा, ज्ञानोदय में छपा, और निरंतर प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में मेरा कभी भी छपता रहता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि हिंदी में बहुत ही विचित्र तरह का वातावरण है। वो वातावरण ये है कि अगर आपने आलोचक के रूप में अपनी चर्चा और प्रतिष्ठा पा ली, तो प्रायः आपकी कविता को ध्यान देने वाले बहुत कम मिलते हैं। लेकिन हमारे एक मित्र हुआ करते थे, प्रभाकर श्रोत्री, वो प्रायः मेरी कविताओं को छापना ज्यादा पसंद करते थे। अभी शंभुनाथ जी, जो वागर्त के संपादक हैं, उनको भी मेरी कविताएं छापना बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मुझ में है तो दोनों बीज। और जब मैंने संस्मरण लिखना शुरू किया, तो संस्मरणकार के रूप में जिसका अभी जिक्र किया आपने, वो मणियारा साहब, वो तो संस्मरणात्मक आलोचना ही है जिसे वाणी प्रकाशन ने छापा है। क्योंकि मुझे किसी लेखक के भीतर क्या क्या रहता है, ये तलाश पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि मैं अपनी अंदर की शक्तियों को
तलाश नहीं पाता, उसका कारण शायद कि मेरे भीतर महत्वाकांक्षा का अभाव है, या मैं महत्वाकांक्षी नहीं। मुझे जिस चीज में आनंद मिलता है, और मैं आपसे एक भी कहूं कि लिखा तो मैंने भोपाल में आके ज्यादा है, लेकिन मेरा लेखक जो है वो तैयार हुआ विदिशा में ज्यादा, क्योंकि वहां मेरे ऊपर इतना दबाव नहीं था लेखन का, और मैं स्वेच्छा से किया करता था। और अब दोनों की तुलना करता हूं, मुझे लगता है उसमें जो एक भावावेग रहता था चीजों को समझने का, और एक जो कंफर्मेशन ऑफ थॉट रहता था, वो वहीं से मैंने लिया। मुझे ऐसा लगता है कि लेखक होने के लिए लिखना सबसे खतरनाक काम है। अगर आप बगैर लेखक हुए लिखते हैं तो शायद कुछ अच्छा और मन का लिखेंगे और दूसरे के मन पर भी उतरेगा। क्या बात कही आपने कि लेखक होने के लिए लिखना सबसे खतरनाक काम है। मैं अपने दर्शकों को आपकी एक लंबी कविता को सुनाने का मोह नहीं छोड़ पा रहा हूं। मैंने पढ़ा असभ्य आदिम गीत। हाँ हाँ बड़ी ही अद्भुत तरह की कविता है। हाँ। अगर आप खुद पढ़ के सुनाए तो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर नहीं हो कविता तो फिर मैं पढ़ के सुनाऊं। अब ऐसा है, तत्काल तो मेरे पास यहाँ नहीं है, मुझे संग्रह लाना पड़ेगा। जी कोई बात नहीं, मैं सुनाता हूं। देह की सुडौल भाषा और रूप की जादुई लिपि के इलाके में आज भी पुश्तैनी बाशिंदे की तरह दर्ज है उसकी उपस्थिति। शामिल है वह उसके चंचल बचपन और अल्हड़ कैशौर्य में, मादक जवानी की तूफानी लहरों में झलक झलक जाती है आज भी उसकी प्रार्थना की विषादग्रस्त परछाई। छितर छितर जाती है तट तक आकर उसकी प्यास। फिर भी कहाँ उठी निगाह, खिल सके कहाँ सपनों के फूल। तरंगित हिलकोरों में सुनती हुए आवाजों का मनमत संगीत बार बार लौटना ही पड़ा है उसे मानसल छरहरेपन की श्यामल छां से। शालीनता की हठीली जिद के भारी बोझ तले दबी दबी सी क्यों रहती आई है आदिम इच्छा की उठान। क्यों अटकी भटकी रहती है दुविधा और असमंजस में उधेड़ बूंद। खोया खोया रहता आया है क्यों आत्मा का निसर्ग गीत। संशय की चौखट पर बीत क्यों जाती है हरे भरे तट की खामोशी। आखिर क्यों है इतनी सघनता, क्यों व्यापी रहती है इतनी निचाट निर्जनता। डरे डरे अक्सर रहा करते हैं क्यों आधी रात के सपने। तल से अतल तक गूंजा करता है बिहाग संगीत। अनगाए गीत की टूटी बिखरी लय की तरह क्यों बिखरी फैली रहती है अंतरंगता। सकुचे सहमे वातावरण के संशय समारोह में क्यों चीखा करता है उसका अकेलापन। सभ्यता की ऐसी अलंग ऊंचाइयों के बावजूद बचे फिर भी क्यों हैं उसके आदिम आवेग। उद्गार की असभ्य भाषा बची रह गई है क्यों कर। आप इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं कि मैं समझता हूं कि काव्य जगत का बड़ा ही नुकसान हुआ। आपने जो आलोचना की बाहें पकड़ ली। अब मैं इसी से जुड़ा एक सवाल पूछूंगा डॉक्टर साहब कि क्या साहित्य को समझने के लिए आलोचक को या आलोचना को पढ़ा जाना जरूरी है, एक सवाल। और दूसरा, आलोचक अपने अकादमिक प्रभाव के अलावा पाठक के मन में, आम पाठक के मन में किसी कृति को लेकर क्या प्रभाव डालता है और कितना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आलोचक की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि अभी जो ऐसे आपने मेरी कविता पढ़ी, तो आप पहले व्यक्ति हैं जिसकी निगाह इस कविता पर गई, और इस कविता को मैंने कई कई बार लिखा, और जिस पर लिखा, जो इसके प्रेरणा के मूल में जो शख्सियत थी उसके पास रहकर भी लिखा, उससे दूर रहकर के भी लिखा, और किसी चरित्र को पकड़ने में और उसके साथ अपने चरित्र को जोड़ने की जो जटिलताएं, जो मर्यादा और भावावेग है, वो सब इस कविता में एक साथ इतने संतुलित ढंग से रखे गए हैं कि इस माने संतुलन को कायम कर पाना बहुत आसान नहीं। वो तो मैं समझता हूं,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर ये बात दोहराना चाहूंगा कि कई बार लोग सोचते हैं कि आलोचक का मतलब, जो सामान्य लोग सोचते हैं कि आलोचक का काम है किसी की निंदा करना। तो मैंने एक बार जवाब दिया था कि जब कोई बहुत कीमती फसल खेत में लगाई जाती है तो कभी कभी उस कीमती फसल को बहुत सारे लोग मुंह मारने, जानवर आसपास के आते हैं, तब उसमें एक बाड़ लगाई जाती है और वो बाड़ उसकी कीमत को और बताती है, रेखांकित करती है। वस्तुतः आलोचना का काम इतना ही है। क्या बात। कि वो बाजार में ये बता देने का काम कि ये पीतल है, ये रोल्ड गोल्ड है और ये असली सोना है। इसलिए जो जौहरी का काम होता है रत्नों के बीच में, शब्दों के बीच में, वही मूल काम आलोचक का होता है। बहुत सुंदर। लेकिन ये कठिन काम है इसलिए कि किसी कवि को या कहानीकार को या लेखक को उसके मर्म को समझ ले, और वो मुश्किल है। जैसे कि मुझे कई लेखकों ने कहा कि लिखा तो सबने है लेकिन समझा आपने है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या कहा उन्होंने। तो मुझे लगा कि क्या बात है, आप ये बात कह रहे हैं या कह रही हैं। तो उन लोगों ने कहा कि जहां से हमारी किताब उठी थी, जिस कारण से हमने किताब लिखा, उसमें हमने अपना ज्ञान भी डाला, अपनी जानकारियां भी डाली, अपने इतिहास बोध को भी डाला, लेकिन जिस कारण से डाला उस कारण की ओर इशारा बहुत कम आलोचकों ने किया। असल में आलोचक का एक मूल काम यह होता है कि जो उसकी बीज सृष्टि है उसको जरूर डिस्कस करे, उसको लगाए, मैंने सामने रखे। कभी कभी लोग उसकी भाषा पर, उसके शिल्प पर, उसके कथानक पर, उसके विषय पर या छंद अलंकार पर बात करते हैं। हम लोग उनको आलोचक नहीं मानते। हम मानते हैं कि जिस भावभूमि से वो कविता या उपन्यास या कहानी उठी, उस भावभूमि को हम पकड़ने में सक्षम है कि नहीं, और उस भावभूमि की प्रकृति कैसी रही। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आलोचक होना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर कोई पैदा ही हुआ है, क्योंकि मैं आपको किस्सा सुनाऊं। एक बार एक बड़ी गायिका गा रही थी और एक काफी रसिक व्यक्ति वाह वाह कर रहे थे। तो हमारे एक मित्र हुआ करते थे, नाम आपने जरूर सुना होगा, वसंत पोद्दार, जिन्होंने जी कुमार गंधर्व पर पुस्तक लिखी है। जी जी। तो उन्होंने दाते साहब से पूछा कि आपको कैसा लगा। तो उन्होंने कहा वाह वाह बहुत अच्छा वसंत, उसने बहुत अच्छा गायिका ने गाया। तो उन्होंने, वसंत ने उनसे पूछा कि कौन सा राग गा रही थी। तो उनको राग का कुछ अंदाज नहीं था दाते साहब को। वो इंदौर के बड़े प्रतिष्ठित रसिक थे और तमाम गायक और कलाकार उनको इज्जत देते थे। तो उन्होंने वसंत को डांटते हुए कहा, अरे बाग में तू जाता है, आम खाता है तरह तरह के, क्या क्या सबके नाम पूछता है, मजा आया कि नहीं। मेरा मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि सामान्य जो सहृदय है, रसिक है, वो उसको मजा तो आता है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि राग कौन सा है या आम कौन सा है। आलोचक ये भी बताने का काम करता है कि आनंद इसलिए आया कि तुमने ये आम खाया या ये राग सुना। बस सही आलोचक बात। की विशेषता इतनी है। आलोचक जो है वो एक प्रकार से वस्तु की प्रकृति को, उसके तत्व को, उसके मूल तत्व को बता देता है। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आया, चूंकि हम लोग अभी आलोचना और आलोचक की बात कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है, या मुझे ये जानने में आया, जो मैं समझ पाया, कि आधुनिक हिंदी आलोचना जो है वो बहुत बार एक तरह की गुटबाजी का शिकार हो गई। और कई बड़े नाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से ले लें, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और रामविलास शर्मा जी से नामवर सिंह जी तक, जो बाद के लोग हैं, उन लोगों के बीच किस तरह का विवाद था और बाद में उसको किस तरह से व्याख्यायित किया गया,
खासकर हिंदी के शोध छात्र और जो अकादमिक जगत है वह इस बात को लेकर बड़ा भ्रम की स्थिति में रहता है। उनको लगता है कि बहुत बड़ा एक विवाद रहा है इन लोगों के बीच में। क्या ऐसी कोई बात थी, और अगर थी तो इसकी वजह क्या थी? देखिए, साहित्य के जो मूल्य है, जब वो राजनीति और राजनीतिक विचारधाराओं के अंतर्गत जगह पाने लगते हैं, तब वहां से सांप्रदायिक वैचारिकता शुरू होती है। खासतौर से प्रत्येक आलोचक की अपनी एक निगाह होती है। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, एक शुक्ल जी के बाद जो सबसे बड़े आलोचक थे, आप हिंदी आलोचना की जितनी किताबें देखेंगे उसमें शुक्ल जी के बाद जिस एक आलोचक का नाम आता है वो नंदुलारे वाजपेयी छात्र थे। और छायावाद का सारा संघर्ष, छायावादी कवियों के पक्ष में सारा संघर्ष वाजपेयी जी ने किया। वाजपेयी जी के बाद तीसरे आलोचक जब आते हैं, द्विवेदी जी आते हैं, और उसके बाद नगेन जी आते हैं जी। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आलोचक आपस में आए, तो जो शुद्ध साहित्य पर चलते रहे, उसमें से मैं मानता हूं शुक्ल जी, वाजपेयी जी, क्योंकि शुक्ल जी और वाजपेयी जी दोनों आलोचना के किसी वादग्रस्त दायरे में जाने के विरोधी रहे, दोनों ने लिखा इस पर जी। लेकिन उसके बाद जब प्रगतिवाद आया और ये कह दिया गया कि आलोचना तो वही होगी जिसमें केवल सामाजिक संघर्ष होगा, लेकिन भले ही उसमें सामाजिक मूल्यों की या मूल्यवत्ता का चर्चा न हो, सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा न हो, तो वहां से थोड़ी गड़बड़ी पैदा हुई और फिर एक प्रकार की गुटबाजियां बनने लगी, फिर महत्वाकांक्षाएं भी काम करने लगी। आपको याद होगा कि रामविलास शर्मा और खुद नामवर सिंह दोनों एक ही विचारधारा के थे, लेकिन उनमें जो बहसें हुई हैं उन बहसों को जरूर आप जानते होंगे। और उन्होंने शुक्ल जी पर भी एक प्रकार से हमला करवाया, खुद रामविलास जी पर भी हमला किया जी। और उन्होंने अपने गुरु जी द्विवेदी जी को उठाने की और उनको सबसे आगे करने की कोशिश की। दूसरी परंपरा की खोज जो उनकी किताब है वो कुछ इस तरह की किताब है, जिसका बहुत लंबा जवाब शर्मा जी ने दिया। तो एक तरह से तो ये तो अच्छा है कि हाँ, सब लोग बहुत जागरूकता से अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, इससे आलोचना की सेहत पर तो कोई बहुत असर नहीं पड़ता, लेकिन जो आम पाठक है, सहृदय है, उसको भटकने के अवसर जरूर मिल जाते हैं। तय नहीं कर पाता कि श्रेष्ठ साहित्य के बारे में वो कैसे निर्धारण करे। और ये सब कुछ आजकल क्या हो गया, इससे ये बाद में चल के पुरस्कारों में भी राजनीति काम करने लगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस साहित्य में जो उसके बुनियादी मूल्य हैं जब गड़बड़ाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी अपराधिनी का काम आलोचना करती है। इसलिए आलोचना को एक प्रकार से बहुत ही पवित्र ढंग से और सामाजिक नैतिकता के बोध से, सौंदर्य की दृष्टि के बोध से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल कबीर को बहुत महत्व मिलने लगा है, मिलना भी चाहिए, वो इसके योग्य हैं, लेकिन वो तुलसी की कीमत पर नहीं मिलना चाहिए। सही बात। तो कवि के रूप में जितने बड़े हैं वो एक अलग बात है, और बड़ा कवि जितना होगा उसकी असंगतियां, अंतर विरोध भी उतने होंगे। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इन सब बातों पर बहुत गौर करके साहित्य की रक्षा के लिए कम से कम ये गुटबाजियां खत्म होनी चाहिए, और जो साहित्य के मूल्य हैं उन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए। आपका ये सवाल हो सकता है कि साहित्य के मूल्य क्या होने चाहिए। तो साहित्य के दो ही मूल्य हो सकते हैं, एक तो उसके भावात्मक और वैचारिक मूल्य, दूसरे उसके रूपगत मूल्य, जिसको आप शिल्पगत या अभिव्यक्तिगत मूल्य कहते हैं। इन्हीं मूल्यों पर चर्चा होनी चाहिए। और कुल मिलाकर मैं आपसे जरूर कहूं कि कमाईनी को लेकर कोई विवाद नहीं है, गोदाम को लेकर कोई विवाद नहीं है, दृष्टियां अलग अलग। तो मुझे लगता है कि इसमें लेखक, कमजोर लेखकों को अक्सर इस तरह की राजनीतिक वादग्रस्त आलोचना की जरूरत पड़ती है। ताकतवर लेखक 10-5 साल भरे उपेक्षित रह जाए, लेकिन अंततः उसे समाज में और साहित्य में प्रतिष्ठा मिलनी ही मिलनी है और मिलती है। इसलिए आलोचक को अपनी ईमानदारी के तहत, अपने व्यक्तित्व की रक्षा के लिए, अपनी चारित्रिक रक्षा के लिए उसको कम से कम मूल्य धर्मी होना चाहिए।
क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने मेरे अगले भी सवाल का जवाब दे दिया इस बातचीत में। क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था कि हिंदी साहित्य में जो खेमेबाजी है और जो लेखक संघ हैं और जो वाद हैं, उनकी क्या भूमिका रही है, और वो उन्होंने किस तरह से साहित्य को सकारात्मक या नकारात्मक रूप में प्रभावित किया। मुझे लगता है कि आपने अपने इस उत्तर में इस बात को ले लिया है। मैं अगर ये जानने की कोशिश करूं, और जो आपके भी छात्र रहे या हिंदी साहित्य में जो इस समय के जो छात्र हैं, अगर उनको चुनना हो कालक्रम के हिसाब से, आपने अभी चूंकि तुलसी और कबीर की बात की, तो 5 सर्वकालिक कवियों और 5 सर्वकालिक कथाकारों को अगर चुनना हो, अगर हम चाहें तो आप सुविधा के हिसाब से, युग के हिसाब से भी चुन सकते हैं, या अपनी अपनी ओर से भी रख सकते हैं। तो आप किन नामों को लेंगे कि इनके बिना हिंदी साहित्य की चर्चा ही नहीं हो सकती? देखिए, कुछ तो बहुत बहुत साफ साफ कुछ नाम हैं। जैसे कि प्रेमचंद तो अपनी जगह है ही कथा में, लेकिन प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र को आप हटा नहीं सकते, क्योंकि जैनेन्द्र ने एक दूसरी धारा पकड़ी। उसी में शेखर एक जूनी के अज्ञे को आप हटा नहीं सकते, निर्मल वर्मा के वेदिन को आप हटा नहीं सकते, फणीश्वरनाथ रेणु के महिला आंचल को आप हटा नहीं सकते। और अभी तो खैर विनोद कुमार शुक्ल का भी नाम बहुत आता है, उनकी भी चर्चा की जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरी दृष्टि में, जो कई उपन्यासकार अब तो एक साथ आकर के खड़े हो गए हैं, और ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि अलका सरावगी श्रेष्ठ हैं कि रणेंद्र श्रेष्ठ हैं कि मैत्रेयी पुष्पा और चित्रा मुद्गल श्रेष्ठ हैं। अभी इनको समय चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ जो समकालीन लेखक होते हैं, उन समकालीन लेखकों में ये देखने की जरूरत पड़ती है कि देर तक कौन अपने पाठकों के साथ टिका रहता है, और वो कौन है जो अपने समय की सीमा का, अपने जीवन के समय की सीमा का अतिक्रमण करके फिर भी वो हमारी स्मृतियों में बना रहता है। कौन नया शिल्प लेकर आ रहा है, कौन नए थॉट लेकर आ रहा है, विचार लेकर आ रहा है, कौन नई दृष्टि लेकर आ रहा है, जीवन को समझने के लिए कितने बड़े सवाल उसने उठाए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये 5 लोग तो अपनी जगह, 4-5 लोग तो हैं ही। अभी हमारे जमाने में कृष्णा सोबती जी जो हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन उनके बाद मैत्री जी हैं, अपनी जगह हैं, चित्रा जी अपनी जगह हैं। इसलिए अभी बहुत मुश्किल है गिनना जो समकालीनों के बीच का मामला है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पहचाने हैं। सवालों के लिहाज से अगर देखें तो एक बात मैं जानता हूं कि जिस तरह से प्रेमचंद ने किसान पुरुषों का संघर्ष व्यक्त किया, उसी तरह से किसान स्त्रियों को सबसे पहले लाने का काम मैत्रेयी पुष्पा ने किया। तो उनको तो इस रूप में मैं देखता हूं। लेकिन रेणु ने एक प्रकार से, मुझे लगता है कि कल मैं कोई ऐसी संस्कृत की किताब पढ़ रहा था, भारतीय संस्कृति के बारे में निहार रंजन राय की, तो उन्होंने कहा कि 2 तरह के संगीत के घराने और परंपराएं हैं, एक मार्गी और एक देशी। तो मार्गी का मतलब चल करके शास्त्रीय मुख्य धारा, और देशी का मतलब लोक धारा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रेमचंद शास्त्रीय धारा के किसान हैं, और रेण जो है वो देशी धारा के किसान। क्या बात तो है ये एक प्रकार से लोक की चेतना, और एक प्रकार से जिसको आप कहें अभिजात या पढ़े लिखे सुशिक्षित वर्ग की चेतना। तो इस तरह से है। उसी तरह से कविता में आप देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त को आप हटा नहीं सकते, उसी तरह जयशंकर प्रसाद को हटा नहीं सकते, प्रसाद को आप हटा नहीं सकते। ये 3-4 लोग तो ऐसे हैं जिनको तमाम लोगों ने राष्ट्रीय कवि के रूप में ही महत्व देने की कोशिश की है। फिर उसके बाद नागार्जुन, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इनको आप इधर उधर नहीं कर सकते। बाद में चल करके लोकप्रियता के धरातल पर आकर के दुष्यंत एक ऐसे नाम आते हैं जो एक प्रकार से एक नई धारा का प्रवर्तन करते हैं, जिससे गजल की धारा
और जिससे हिंदी गजल नाम की एक चीज लोगों ने चलानी चाहिए। हालांकि मैं नहीं मानता दुष्यंत के दिमाग में और दुष्यंत के कार्य में इसका कोई आधार और स्रोत मिलता है, लेकिन ये कुछ नाम है जो चलते रहेंगे। बाकी मुक्तिबोध हैं, धूमिल हैं, इनका भी जिक्र किया जा सकता है। लेकिन अगर आप 5 ही नाम पूछना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि मैथिली शरण गुप्त ले लीजिए, क्योंकि उनको हटा पाना बहुत मुश्किल है। प्रसाद निराला ले लीजिए, 3 हो गए। उसके बाद प्रगतिवादियों में एक नागार्जुन को ले लीजिए, एक मुक्तिबोध और अज्ञेय को ले लीजिए। लेकिन 5 की संख्या जो आपने बांट दी है, लेकिन पूरी की पूरी गांधीवादी जो विचारधारा है, गांधी को पूरी तरह से प्रोजेक्ट करने का काम कविता में जो आदमी करता है वो तो भवानी प्रसाद मिश्र है। तो मैं क्या करूं, मेरे सामने तो ये संख्या जो है एक प्रकार से बहुत ही अतिवादी सीमित संख्या जी, आप सागर बहुत जल्दी पहुंच गए थे जी। और सागर में बहुत सारी शख्सियतें थी उस जमाने में। आप ओशो से भी मिले थे क्या, रजनीश से? अच्छा, अब मैंने आपको एक फोटो भेजा है ओशो के साथ, जी आचार्य रजनीश नाम से। जी। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो उनके छोटे भाई वहां हमारे हॉस्टल में थे, तो उनकी देख रेख के लिए आया करते थे। तो मेरे जो रूम पार्टनर थे, जो बाद में ज्ञानपीठ में जाके लेखपाल वो अकाउंटेंट बने, वो हमारे मित्रों में थे। तो रजनीश जी के व्याख्यान में वो मुझे ले गए थे। तो मैंने रजनीश जी से अकेले मैंने ही उनसे सवाल किया था, तो फिर उनको मैं अच्छा लगा था। और फिर जब वो फोटो खिंचवाने लगे तो उन्होंने अपने बगल बैठा के मुझे फोटो खिंचवाया। समूह में भी आप देखेंगे एक बगल में मैं उनके पास बगल बैठा हुआ हूँ, और 3 लोगों का जो फोटोग्राफ है उसमें मैं एक बगल बैठा हूँ जैकेट पहन। और उसके बाद जब वो बॉम्बे चले गए तब उन्होंने मुझे अपना लिटरेचर भेज करके मुझे बुलाना चाहा, लेकिन तब तक मैं दूसरा रास्ता पकड़ चुका था और मुझे लगता था कि वो रास्ता मेरा नहीं है, और इसलिए मैं नहीं गया। इसी बात पर आपकी एक कविता बड़ी छोटी सी है, एक क्या, झूठ की नदी। हाँ हाँ, झूठ की नदी में डगमग है सच के पांव, चेहरे पीले पड़ते जा रहे हैं मुसाफिरों के, मुस्कुरा रहे हैं खिवैये, मार रहे हैं डी, भरोसा है उन्हें फिर भी संभल जाएगी नाव, मुसाफिर बच जाएंगे भंवर थम जाएगी। क्या इस कविता में आपने अपने समय के सच को कहने की कोशिश की है? ये तो मुझे लगता है कि हर समय ये कविता जीवंत है। नहीं नहीं, सच की ही कहने की कोशिश इसलिए की है कि जिस समय में हम यात्रा कर रहे हैं उस समय में झूठ जो है वो सबसे बड़ा सच है। लेकिन फिर भी अंततः हमें जीना तो सच ही पड़ेगा, क्योंकि जो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, उसका मतलब है कि अंततः जीतता सच ही है। रामायण महाभारत के विकट संघर्ष भी यही बताते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अंततः सच जीतता है। झूठ चलता जरूर है, कुछ दिन तक अपनी डोंटी बजाता है, शोर करता है, लेकिन एक दिन उसकी हार तय है। हिंदी साहित्य के वर्तमान परिदृश्य पर जो एक भाषा के रूप में आज हिंदी विकसित हो रही है और जो हिंदी साहित्य उससे बन रहा है, उसको लेकर आपकी क्या सोच है? हम सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं या कुछ हिंदी के साथ गलत भी हो रहा है? नहीं, गलत सही तो जैसा कोई शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा पांडे जी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि खासतौर से गद्य साहित्य कविता को लेकर के मेरी चिंताएं होती हैं। जैसे अभी मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि अच्छी अच्छी श्रेष्ठ कही जाने वाली कवि और कवि क्यों अपने ही समाज में अनपहचाने से रहते जा रहे हैं, और क्या कारण है कि उनकी जगह पर जो छोट भैये प्रतिभाहीन
मंचीय कवि हैं उन्हें लोग अपना कवि मानने लगे। ये एक मेरी बहुत बड़ी चिंता है, और उसका कारण शायद ये है कि कविता में बौद्धिकता का तत्व जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा और उसका संगीत गायब हो रहा। क्योंकि भारत में जो भी कविता रही है, चाहे वो भजन रहा हो, चाहे कव्वाली रही हो, चाहे गीत रहा हो, चाहे गजल रहा हो, हमेशा इसके साथ एक संगीत लगा चला है और वो संगीत हमारी कविता से गायब हो रहा है। तो मैं बहुत दिनों से इस बात पर सोच रहा हूँ कि इसमें केवल भाषा का कमाल है, या भाषा की सीमाएं हैं, या कोई और सीमा है। दूसरी बात, मैं मानता हूं कि जो ये सारा लेखन हो रहा है, इसमें मध्य वर्ग जो है वही केंद्र में आ रहा है, जबकि मध्य वर्ग को केंद्र में नहीं आना चाहिए। क्योंकि मध्य वर्ग अकेले क्या करेगा? मान लीजिए गांधी और नेहरू और पटेल, ये लोग अपना नेतृत्व तो करते थे, लेकिन इनका नेतृत्व इसलिए कीमती, मूल्यवान और महत्वपूर्ण माना जाता था कि इनके पीछे पूरा लोक समाज था। आज शब्द के पीछे वो लोक समाज गायब हो रहा है, ये मेरी चिंता है। और उस लोक समाज में जब तक वो व्याप्ति नहीं होगी शब्द की, तब तक उस शब्द की पहचान क्या होगी? तो इसलिए ये मेरी चिंता है। दूसरी बात यह है कि एक मानसिक औपनिवेशिकता को भी हम जी रहे हैं आधुनिकता के नाम पर। एक हमारी भी आधुनिकता हो सकती है कि नहीं, इस पर हम सोचते ही नहीं। जैसे एक बार कथाक्रम में लखनऊ में मैंने, राजेंद्र यादव भी थे, मैत्री पुष्पा भी थी, और भी कई लोग थे, तो मैंने कहा था कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, चरखा चलाया, स्वदेशी आंदोलन चलाया, तो उसको हम आधुनिकता मानेंगे कि पिछड़ापन मानेंगे? हमारी आधुनिकता का संदर्भ किससे जुड़े? तो उन लोगों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, चुप्पी साध गए। मेरा ये कहना है कि हम ज्यादातर अपने पूरे मानदंड को अपना मानदंड न बना करके पश्चिम के खांचे में अपने को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी जमीनों पर लौट करके अपनी परंपराओं के जो मांग है उस पर जाके लिखना चाहिए। अभी एक बहुत अच्छा उपन्यास आया है, कभी आपको फुर्सत मिले तो आप भी जरूर पढ़ें। रणेंद्र का उपन्यास आया है, गूंगी रुलाई का कोरस, जो हिंदुस्तान के उत्तर भारतीय संगीत के घरानों पर है, और वो संगीत के घराने किस मानसिक दशा से सफर कर रहे हैं वो उनका जिक्र है। जिसमें एक तरफ बंगाल के बाउल हैं और दूसरी तरफ उत्तर भारत गोरखपुर के जोगी लोग हैं। शायद आपके बचपन में भी एक सारंगी लिए हुए पीतांबरधारी हिंदू या मुसलमान आता था, और उसको हम बच्चे उसके पीछे लिख के पूरे गांव में घूम घूम के उसका गीत सुनते थे, और वो गीत भरतरी के गाया करता था। जी जी, तो मेरा ये याद है कि लेकिन अब कुछ लोग इस देश में ऐसा पैदा हो गए हैं जो अपनी सत्ता के लिए इन सारी विरासतों को खत्म कर देने पर तुले, और इससे देश की पहचान खत्म होगी, देश संकटग्रस्त होगा, और सड़क पर चलना अपरिचय के बीच होगा या बस शत्रुता के साथ होगा। तो ऐसी स्थिति में समाज का कौन सा चेहरा बनेगा? हम कौन सा चेहरा लेके बाहर जाएंगे? अमेरिका जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे, नेपाल जाएंगे या चीन जाएंगे? क्योंकि वहां लोग पहले तो हमें गांधी के नाम से पहचानते थे, अब क्या घृणा और हिंसा के नाम से पहचानेंगे? तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हमारी मुख्य चुनौतियां हैं लेखक की, जिन पर लिखा जाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन आप तो परंपरा की बात आप कह रहे हैं, परंपरा की बात जो आज सत्ता वर्ग है वो भी वही बात कह रहा है, और जो नए लोग लिख रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो पुरातन मध्य, मतलब खासकर आजादी के बाद के का जो इतिहास है, या तो अंग्रेजों ने इतिहास लिखा या आजादी के बाद उन लोगों ने लिखा जिन पर वामपंथ की विचारधारा का कब्जा था। जो नया इतिहास लिखा जा रहा है या जो नई किताबें लिखी जा रही हैं, आज जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति, नाथ संप्रदाय और दूसरे लोग हैं, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो आप भी परंपरा की बात कह रहे हैं, वो भी परंपरा की बात कह रहे हैं। मैं आपका सवाल समझ गया जी।
अभी जो मेरी किताब जिसका जिक्र आपने किया, जातीय अस्मिता के प्रश्न और जयशंकर प्रसाद जी। उस किताब में यही बात तो कही गई है कि कुछ लोग जो संस्कृति और परंपरा का ठेका लिए घूम रहे हैं, वह अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा से बिल्कुल दूर चले गए हैं, बल्कि उनको उस परंपरा की पहचान ही नहीं। मैं आपको याद दिलाऊं कि हमारी परंपरा क्या है। जो वेदों ने कहा उसे बुद्ध ने नहीं माना, उसे महावीर ने नहीं माना, और दोनों उन्हीं घरानों में पैदा हुए थे जिसको वैदिक धर्म का घराना कहते हैं। और इनको भी हम लोगों ने महापुरुषों में और भगवानों में शामिल कर लिया। और जो कुछ बुद्ध ने और महावीर ने कहा उसे भक्ति आंदोलन के लोगों ने नहीं माना। फिर भक्ति आंदोलन जो किया उसको आगे चल के गुरु नानक ने अपने ढंग से किया। मेरा ये कहना है कि भारत की परंपरा में जब भी कोई जड़ता, अतिवाद या श्रेष्ठतावाद या वर्चस्ववाद आने लगता है, तो भारत के समाज के भीतरी नौजवान, बौद्धिक, चिंतक, दार्शनिक और मनीषी वही अपनी इन परंपराओं के अतिवादों का विरोध करने लगते। ये बात बहुत लोगों को भारत में समझ में नहीं आती। इसलिए किशन पटनायक ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि इस समय इस देश में दो तरह के लोग हैं। एक जो अतीत की अंधी गुफाओं की तरफ जाना चाहते हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो आंख मूंद कर पश्चिम का अनुकरण करना चाहते हैं। ये दोनों इस देश के लिए खतरनाक, अंध आधुनिकतावाद और अंध अतीतवाद, ये दोनों इस देश की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। और इनसे बच करके जो रह सकता है और लिख सकता है और सोच सकता है, वस्तुतः वही इस देश की रक्षा कर सकता है। तो जाति अस्मिता के प्रश्न में मैंने इन सवालों को उठाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जयशंकर प्रसाद ने चाणक्य को अपने कैरेक्टर के रूप में लिया, चंद्रगुप्त को अपने कैरेक्टर के रूप में लिया, बौद्धों और ब्राह्मणों को लिया, लेकिन बौद्धों और ब्राह्मणों को सामने सामने लिया तो उन्होंने दोनों में मेल कराने की कोशिश की। उसी तरह से जब मुसलमानों को और हिंदुओं को राणा प्रताप वाली कविता महाराणा का महत्व में लिया, तो अकबर और महाराणा के दोनों का बड़प्पन और दोनों की महत्ता दिखाने की कोशिश की। आज जरूरत इस बात की है कि इस तरह का लेखन किया जाए। इसलिए और इस तरह का लेखन करके ही मैं समाज को और देश को, अपनी परंपरा को और अपनी अस्मिता को बचा सकते हैं। और ये खतरा अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है कि कुछ लोग घृणा पैदा करना चाहते हैं, हिंसा करना चाहते हैं, और उस हिंसा से केवल हिंदू को ही खतरा नहीं है मुसलमान कोई खतरा नहीं है मुसलमान से। इसमें मुसलमान से मुसलमान और हिंदू से हिंदू का खतरा पैदा हो गया। सर, आपने एक बहुत ही गंभीर विमर्श की तरफ नए लेखकों को आकर्षित किया है कि वे इस दिशा में भी सोचें कि आखिर जयशंकर प्रसाद अगर मिलाने की बात कह रहे हैं तो वही मिलाने की बातें आज भी की जानी चाहिए। सर, आजकल जो नई वाली हिंदी में जो कुछ लिखा जा रहा है, क्या उस पर आपकी नजर है? और नई वाली हिंदी और पुरानी वाली हिंदी, या परिष्कृत हिंदी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी, उर्दू वाली हिंदी, इस तरह का भेदभाव, या चर्चित साहित्य, लोकप्रिय साहित्य, गंभीर साहित्य, दलित साहित्य, स्त्री विमर्श, इस तरह का जो वाद है, इन पर आपका क्या कहना? ये दो सवाल हैं, एक तो हिंदी के स्वरूप का सवाल और दूसरे विमर्शों का सवाल। तो हिंदी वाले सवाल पर मैं ये कहना चाहूंगा पांडे जी कि वस्तुतः जो भाषा जनता के बीच में है, उसी भाषा को साहित्य के पास आना चाहिए अपने परिष्कृत रूप में। इसलिए जो गांधी जी कहते थे, मैं उस बात को मानता हूं कि गांधी जी कहते थे कि एक खास प्रकार की हिंदुस्तानी, जिसमें अरबी फारसी के शब्द भी होंगे, संस्कृत के शब्द भी होंगे, और दोनों को साथ साथ खूबसूरती से बैठना आता हो, वही भाषा जो है हिंदी होगी। और दूसरे वही लोग हैं जो ये मानते हैं कि राम की शक्ति पूजा वाली भाषा में लिखा जाए, या तुलसीदास या छायावाद की, तो छायावाद की भाषा छायावाद तक ही सीमित थी।
बच्चन ने स्वीकार नहीं किया उसे, दिनकर ने स्वीकार नहीं किया उसे, अज्ञे ने स्वीकार नहीं किया, मुक्तिबोध ने स्वीकार नहीं किया। तो मेरा ये कहना है कि भाषा को जीवंत बनाए रखना साहित्य की पहली जरूरत है, क्योंकि अगर उसको आम जनता तक जाना है, आप देखिए ना, तुलसीदास को कितनी अच्छी संस्कृत आती थी, लेकिन तुलसीदास ने संस्कृत में नहीं लिखा, तुलसीदास ने लोगों की भाषा में अवधि में लिखा। गालिब बहुत बड़े फारसी के जानकार थे, लेकिन गालिब ने फारसी में तो लिखा, लेकिन आज जिस गालिब को हम पकड़े हुए बैठे हैं वो फारसी नहीं है, वो उर्दू है। तो एक कवि को जिसको आता है, अब आपको आता ही नहीं, वो भाषा आती ही नहीं, तो आपकी मजबूरी है, विवशता। लेकिन मैं मानता हूं कि बड़े कवि को अगर बड़े समाज तक, बड़े पाठक तक जाना है तो उसको एक ऐसी भाषा का चुनाव करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं इस तरह की भाषा का विरोधी हूं कि अपने पास, आम जनता के पास बोलचाल के शब्द हों और हम अनावश्यक तौर पर उसमें उसको अंग्रेजी ठूसें। ये बिल्कुल ही गलत है और ये भाषा को विकृत करना। हिंदी भाषा तो वैसे भी आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की बात अगर माने तो इसके सबसे पहले जन्मदाता खुसरो हैं, तो खुसरो तो हिंदू और ब्राह्मण नहीं थे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हिंदी वाला सवाल तो ये। जहां तक विमर्श वाला सवाल है, मुझे लगता है कि साहित्य अपनी अगतिशीलता को गतिशीलता में परिवर्तित करने के लिए इस तरह के विमर्श जारी रखता है। और दलित विमर्श जो है वो भले ही मराठी से चल करके आया है, क्योंकि हिंदी में तो वो पहले नहीं था, क्योंकि प्रेमचंद ने दलितों पर लिखा है, लेकिन तो उनकी किसी कहानी को लेकर हमने दलित विमर्श आंदोलन नहीं चलाया। लेकिन दलित विमर्श तब शुरू होता है जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे लेखक आते हैं। लेकिन ये कुल मिलाकर के मराठी के प्रभाव से आया है और ये जायज सवाल है, इस पर चिंता होनी चाहिए। कुछ सवाल ऐसे हैं, स्त्री विमर्श वाला सवाल भी वैसे है, क्योंकि ये सामाजिक और राजनीतिक सवाल तो हैं, लेकिन कुल मिला के सांस्कृतिक सवाल भी हैं। लेकिन केवल इनको केंद्रित करके लिखना एक प्रकार से इन सवालों तक सीमित, जैसे मैं कई बार अपने दलित लेखक मित्रों से और मार्क्सवादी क्रांतिकारियों से पूछता रहता हूं कि आपके पास समाज, नए समाज का कोई नक्शा तो है ही नहीं। आप चलते हुए समाज का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप नए समाज का नक्शा हमको नहीं बताएंगे तो हम उस नए समाज में जाने की तैयारी कौन सी मानसिकता को लेकर करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको विरोध करना तो आता है, लेकिन रचने की कला हमें नहीं है। तो जब तक विरोध वो सार्थक नहीं होता, जब तक उसके प्रति समानांतर एक रचनात्मक स्वरूप हमारे सामने, रचनात्मक नक्शा न रख दिया जाए, ये विमर्शों में एक कमी तो है। लेकिन हाँ, सवाल वो जायज हैं और उनका उठना जायज है। लेकिन स्त्री और पुरुष संबंध क्या हो, दलित और सवर्ण में संबंध क्या हो, इसकी कुछ रूपरेखा तो जब तक तय नहीं होगी तब तक ये तनाव और ये दुराव, छिपाव, हिंसा, ये सब चलती रहेगी। सर, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? इन दिनों ये मेरा आखिरी सवाल है। इन दिनों में मैं दो काम कर रहा हूं। एक तो अपनी आत्मकथा के कुछ छूटे हुए हिस्से, उनको याद करके लिख रहा हूं कि क्या छूट गया है। दूसरा काम, जो हमारे एक मित्र हुआ करते थे शलभ श्रीराम सिंह, मैं उनकी किताबों की बड़ी मांग है। आपने सुना होगा, एक नज्म उनकी बड़ी प्रसिद्ध है, नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम, घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, जवाब सवाल है कि इनकलाब चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब। तो उनकी किताबों की बहुत मांग थी, एक तो मैं उनको छपवा रहा हूं फिर से। दूसरी बात, शलभ श्रीराम सिंह की जीवनी और उनके काव्य विकास को लिखने में लगा हूं। करीब अभी 30-35 पृष्ठ हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है 100-150 पृष्ठ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पाठक फेसबुक पर उनके मित्र लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि उसका कारण यह है कि उनका कहना है कि आप चले जाएंगे अगर, तो उनके बारे में बताने वाला हमको कोई बचेगा नहीं। ये दो काम मैं कर रहा हूँ। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत हमारी
कामना है कि आपकी किताब और आपका प्रोजेक्ट बहुत जल्दी आए, आपकी आत्मकथा पढ़ने को मिले। साथ ही साथ शलभ जी पर आपका काम निश्चित रूप से श्रेष्ठ होगा। आपने अभी जिस कविता का जिक्र किया, नज्म का जिक्र किया, अमूमन वो हर आंदोलन में और हर स्वतंत्रता के दिनों में भी और किसी भी क्रांति केजरीवाल ने गाया था जी, वो गाई जाती रही है, लगातार गाई जाती रही है, बचपन से लेके हम लोग अब तक सुनते आए हैं। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मैं 4 पंक्तियां आप ही की कविता सुनाता हूं और अपने श्रोताओं को, दर्शकों को ये विश्वास दिलाता हूं कि वाकई इस कविता से आपको एक उम्मीद बंधेगी। कविता का शीर्षक है विश्वास। विश्वास एक ऐसी खूंटी है जिस पर, मुझे याद है, मैं सुना देता हूँ। बस बस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उत्तम। मैं तो चाहूंगा कि 2-3 कविताएं सुना दें आप। मैं 2 छोटी कविताएं सुना दे रहा हूँ, विश्वास अंत में सुनाऊंगा जी। एक कविता है कि अपराध करने के लिए चाहिए कठिन दुस्साहस। अपराध करने के लिए चाहिए कठिन दुस्साहस, साहस उससे भी अधिक चाहिए प्यार करने के लिए। क्या बात। अपराध करने के लिए चाहिए कठिन दुस्साहस, साहस उससे भी अधिक चाहिए प्यार करने के लिए। और विश्वास जो कविता है कि विश्वास एक ऐसी खूंटी है जिस पर टंगे हैं सबके कपड़े। विश्वास एक ऐसी खूंटी है जिस पर टंगे हैं सबके कपड़े, उसके भी जो विश्वासघाती है। बहुत ही उत्तम, बहुत बहुत अच्छा लगा। आपने कविता मेरा आग्रह स्वीकार किया और सुनाया। मैं तो कहता कि आप संकलन लेके हमारे साथ बैठते तो कुछ और कविताएं हमें सुनने को मिलती, लेकिन फिर कभी आपसे हम चर्चा करेंगे। साहित्य तक के दर्शकों को मेरा आभार, और यह मैं कामना करता हूं कि अगले बुधवार ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ मैं फिर से आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक आप साहित्य तक देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए।